फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला और स्वर पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि वर्णमाला क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसके प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट मिलने वाले हैं जो आपको शायद दूसरे वीडियोज़ में नहीं मिलेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पहला है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि हमारे स्वर हैं अ, आ, ई, उसी तरह क, ख, ग, च, इसके नीचे, इन सभी के नीचे हलंत रहेगा। तो ये सारी चीज़ जो हैं ये वर्ण के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि राम एक शब्द है, राम में अगर हम देखें तो र के नीचे हलंत रहेगा और म के नीचे हलंत रहेगा। तो र, आ, म और अ, ये चारों वर्ण मिलकर के राम शब्द बनाए हैं। तो राम में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। कापी और पेन लेके बैठिएगा, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें रिवीजन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो रिवीजन करने के लिए आप सभी को आसानी होगी अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे। अब वर्ण के अंगों की बात करें तो वर्ण के 2 अंग होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। उसी तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये वर्ण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगर हम अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो शब्द होती है। देखिए, शब्दों का ही खेल है। भाषा की इकाइयों की बात करें तो भाषा में वर्ण हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, ये सारी भाषा की इकाइयाँ होती हैं। लेकिन वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता है। वर्ण जब आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं तो उन शब्दों का अर्थ होता है। तो अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें तो भाषा की केवल 2 इकाइयाँ होती हैं, एक होता है शब्द और दूसरा होता है वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो वो शब्द होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसी तरह अगर हम आगे देखें तो लिपि, भाषा के सभी ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्ह लिखित रूप का सामूहिक रूप ही लिपि है। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता रहा है। आगे देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है वो वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अब हिंदी भाषा में अगर हम देखें तो कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 35 मूल व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इस तरह से कुल जो है 52 वर्ण हिंदी भाषा में हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में देख लेते हैं। देखिए, स्वर हमारे कौन कौन से हैं? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस तरह से 11 स्वर जो हैं हमारे पास हिंदी वर्णमाला में हैं। 2 अयोगवाह होते हैं, अम जिसको अनुस्वार भी कहा जाता है और अह जिसको विसर्ग भी कहा जाता है। उसी तरह आगे देखें तो फिर व्यंजन, मूल व्यंजन जो है वो 33 + 2 यानी कि 35 होते हैं। कौन कौन से हैं ये? क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग है, च, छ, ज, झ, निय। ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग है, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म। उसी तरह से अंतस्थ व्यंजन है हमारे 4, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन है 4, श, स और ह। और द्विगुण व्यंजन है अड़ और अढ़। और फिर संयुक्त व्यंजन है हमारे अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र, 4। इस तरह से कुल वर्णों की संख्या देखें तो वो हिंदी वर्णमाला में हमारे पास 52 वर्ण जो हैं वो होते हैं। अब देखिए आगे, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 है। परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो स्वरों की संख्या जो है वो 13 होती है। इसमें अनुस्वार और विसर्ग को भी शामिल किया जाता है। लेकिन मूल रूप की अगर हम बात करें तो मूल रूप से स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, शब्दों का ही खेल है पूरा। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें द्विगुण व्यंजनों को शामिल नहीं किया गया है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? एक है अढ़ और दूसरा है अह। ठीक है, ये 2 द्विगुण व्यंजन हैं और इनको परंपरागत रूप से शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अगर मूल व्यंजनों की बात करें तो मूल व्यंजनों में इनको शामिल किया गया है। मूल व्यंजन जो है हमारे पास पूरे 35 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्वर की ओर। तो देखिए, स्वर किसको कहा जाता है? तो स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं, स्वरों स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और जिनके उच्चारण में बाधा नहीं आती, जो अबाध गति से उच्चारित होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर हम स्वरों की बात करें तो 11 स्वर हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ।
और हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या, अगर मात्राओं की संख्या पूछा जाए तो 10 मात्राएं हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए अ को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अ को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन स्वर है। इसमें 4 स्वर दे देगा तो फिर याद रखिएगा अ जो है वो उदासीन स्वर होता है। अब स्वरों के प्रकार की बात करें तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, इसको लघु स्वर भी बोला जाता है और एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसको गुरु स्वर भी बोलते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और तीसरा है प्लुत स्वर, जिसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। चलिए इसको डिटेलिंग में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला है ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और हिंदी में मूल स्वरों की संख्या अगर हम देखें तो वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ है, ई है, उ है और री है। ये 4 जो हैं हिंदी के मूल स्वर हैं। अब अ को जैसा हमने ऊपर बताया कि उदासीन स्वर भी कहा जाता है अ को, और जो री है उसको प्रकंपित स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी हम री का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में थोड़ी सी कंपन होती है, इसलिए री को प्रकंपित स्वर भी कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर की बात करें तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से? आ, ई और उ। हिंदी में री स्वर का कोई भी दीर्घ स्वर नहीं होता है। हिंदी में जो री होता है कोई भी दीर्घ स्वर नहीं होता है। अब कुल दीर्घ स्वरों की बात करें तो ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वरों की बात करें तो प्लुत स्वर जो है हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है, अ और 7 दीर्घ स्वर। देखिए जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अग्र स्वर की बात करें तो अग्र स्वर कौन से स्वर को कहते हैं? जीभ के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो ये 5 हैं। और मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर जीव के मध्य भाग से उच्चारित होता है और इसकी संख्या केवल 1 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सवाल दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा तो मध्य स्वर केवल 1 है, अ। और तीसरा है पश्च स्वर, जीभ के पिछले भाग से इसका उच्चारण होता है और उनकी संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? आ, उ, ओ, औ, अम। कापी और पेन लेकर के बैठिएगा, नोट्स बनाते चलिए। अब आगे हम इसका एमसीक्यूज भी करेंगे, तो नोट्स बनाकर अगर इसको रिवीजन करेंगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, फिर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आगे अगर हम देखें तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो वृत्ताकार स्वर जो है इसमें मुंह वृत्त के समान बनता है। इसके अंतर्गत 4 स्वर शामिल हैं, उ, ओ, और आप खुद भी उच्चारण करके देखिएगा तो इसमें मुंह जो है वो वृत्त के समान बनेगा, गोल बनेगा। और दूसरा अवृत्ताकार स्वर, बाकी के जो स्वर हैं 7 वो अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं मुखाकृति या मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन। देखिए मुखाकृति के आधार पर स्वर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है संवृत स्वर, दूसरा है अर्धसंवृत स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है अर्धविवृत स्वर। अब संवृत स्वर क्या होता है? इसमें मुंह जो है सबसे कम खुलता है। इसके अंतर्गत 2 स्वर शामिल हैं, ई और उ। दूसरा है अर्धसंवृत स्वर, इसमें संवृत स्वर से थोड़ा सा अधिक मुंह खुलता है। इसके अंतर्गत भी 2 स्वर शामिल हैं, ई और उ। फिर विवृत स्वर, इसमें सबसे अधिक मुंह खुलता है। इसके अंतर्गत आ, ए और औ शामिल हैं। और फिर है अर्धविवृत स्वर, इसके अंतर्गत विवृत स्वर से थोड़ा सा कम मुंह खुलता है। इसमें अ, री और ओ शामिल है। तो इस तरह से मुखाकृति के आधार पर 4 स्वरों को हमने जाना। अब देखिए जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। और सजातीय स्वर क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, सजातीय मतलब कि एक ही जाति के। तो ऐसे स्वर जो है एक ही जाति के स्वरों से मिलकर के बनते हैं वो सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ और अ मिलकर के आ बना रहे हैं, ई और ई मिलकर के ई बना रहे हैं, उ और उ मिलकर के उ बना रहे हैं। उसी तरह से विजातीय स्वर, विजातीय स्वर ऐसे स्वर हैं जो कि अलग अलग जाति के स्वर आपस में मिलकर बनाते हैं। जैसे अ और ई मिलकर के ए बना रहे हैं, आ और ए मिलकर के ए बना रहे हैं, अ और उ मिलकर के ओ बना रहे हैं, आ और ओ मिलकर के औ बना रहे हैं। ये हो जाएंगे विजातीय स्वर। उसी के साथ अब आगे देखें तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस भाग से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन से स्वर हैं। सबसे पहला है कंठ। तो कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ और अम।
उसके बाद है तालव्य। तालव्य से ई और ई उच्चारित होते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य से केवल एक स्वर है री। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको सवाल दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, तो उसमें आप 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आप अगर जानते हैं कि री है तो फिर आप उसको सही कर पाएंगे। उसी तरह से अगला है दंत। हिंदी में दंत स्वर नहीं है, विलुप्त स्वर री का उच्चारण दंत से होता था, तो अभी फिलहाल हिंदी में दंत स्वर जो है वो नहीं है। फिर है ओष्ठ। ओष्ठ स्वर की बात करें तो इसके अंतर्गत दोनों उ शामिल हैं। फिर है कंठ तालव्य में ए और ए, कंठ ओष्ठ में ओ और अ। इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए अयोगवाह को देखते हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं हमारे, अम और आह। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या जो है वो 2 है। अम को अनुस्वार कहा जाता है, इसका उच्चारण पंचमाक्षर के रूप में होता है, और अ को विसर्ग कहा जाता है, इसका उच्चारण ह के रूप में होता है। देखिए इन दोनों वर्णों का योग किसी के साथ नहीं हो पाया, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। किसी अक्षर के ऊपर केवल बिंदु लगती है तो इसे अनुस्वार कहते हैं, और इसका उच्चारण जो है नाक से होता है। इसको याद रखना है कि अनुस्वार का उच्चारण जो है वो नाक से होता है, और अगर किसी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं, और अनुनासिक का उच्चारण जो है नाक और मुंह के योग से होता है। तो अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर अंग, निय, अण, न और म, इन 5 का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर का प्रयोग होता है। तो अगला देखते हैं आगत स्वर या फिर मेहमान स्वर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी में आगत स्वर की संख्या 1 है। कौन सा स्वर है वो, आ। आ के ऊपर में जो ये चिन्ह बनता है उसको आ पढ़ते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फारसी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसे मेहमान स्वर भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, मेहमान स्वर किसे कहा जाता है, तो उसका सही जवाब होगा आ। तो साथियों इस तरह से मैंने हिंदी भाषा के वर्णमाला और स्वर को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। जो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से हम हिंदी भाषा के सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करने वाले हैं, बैक टू बैक। अभी आज हमने वर्णमाला और स्वर को कवर किया है, फिर हम व्यंजन की ओर जाएंगे, उसके बाद शब्द विचार के वीडियो आएंगे। तो इस तरह से रोज़ क्रमानुसार वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आपकी जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी विचार होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।